ओके। अच्छा देखें, एसेट्स के हवाले से हमने क्या बात की कि एसेट हर वो चीज है जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को रन करने में हमारी मदद कर रहा होता है और फ्यूचर में हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा होता है जिसे हम फौरन कैश आउट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देखो हमारी एक कंपनी है, अब उस पे होता क्या है कि अल्लाह ना करे, कोई सपोज करें, एक एज्यूम करते हैं मुसीबत आ गई। अब ऐसी मुसीबत आ गई कि हमें पैसों की जरूरत है, तो हम पैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास कुछ एसेट होता है कैश फॉर्म में जो हम बैंक में रिजर्व रखते हैं। कुछ एसेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी के फॉर्म में होता है जो हम बेचते हैं और हमारे पास फॉरेन कैश आ जाता है और हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। एक बात ये हो गई। ऑपरेशंस को रन करने में हमारी कैसे मदद करता है? हमारी एक बिल्डिंग है जहां पे हम पूरा बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो क्या वो बिल्डिंग हमारा एसेट है? बिल्कुल वो बिल्डिंग हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि वही बिल्डिंग की वजह से हम वहां पे अपनी उस जगह पे ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। वो एक जगह है जहां पे हम अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, वो हमारी पहचान है। लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, यहाँ हमारे पास आते हैं, यहाँ से हमारे पास से माल ले जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक एसेट है। अब एक मशीनरी है, वो पुरानी हो जाती है, हम उसे यूज करते हैं, अब हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम अपनी पुरानी मशीनरी को निकालने के लिए जाहिर सी बात है उसको भी बेचेंगे, और उसको बेचने से भी हमारे पास कुछ कैश आ रहा है, वो कैश भी हमारे पास एसेट है। तो हर वो चीज जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने में आपकी हेल्प कर रही होती है, वो हर चीज आपके लिए एसेट है। और वो हर चीज जो मुसीबत पड़ने पे आप कैश आउट करवा सकते हो एज फास्ट, वो हर चीज आपके लिए एसेट है। एसेट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ एसेट का जिक्र किया है। दो तरीके के होते हैं, एक करंट एसेट होता है, एक नॉन करंट एसेट होता है। करंट एसेट की जब बात होती है तो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर ही आप रिकवर करते हो, या आप जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो, होता क्या है, आपने किसी को उधार दिया, आपने किसी को उधार दिया तो आपके पास, मैंने क्या बताया था, एंट्री जनरेट हो जाती है अकाउंट रिसीवेबल की, कि आपको उनसे पैसे लेने हैं। आप उसको अगर एक साल के अंदर ही इस पूरे प्रोसेस को हल कर देते हो कि आपने भाई एक एग्रीमेंट बनाया कि ये बंदा मुझे 6 महीने के अंदर ये पैसे रिटर्न करेगा, तो वो पैसा भी आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि वो पैसा, वो कैश आपके पास आना है। एक पैसा वो है जो आपने बैंक में रिजर्व में रखा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे बिजनेस पे जो है कुछ जो है क्या कहते हैं परेशानी आती है या प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको कैश को रिकवर करके और जो है बचा लूंगा बिजनेस को। तो वो आपके लिए एसेट है। इसका मतलब आपका बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है वो आपका एसेट है। आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हो छोटे टाइम के लिए, तकरीबन 8 महीने, साल के लिए, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कहीं पे भी, जहां से आप शॉर्ट टर्म बेसिस की बात कर रहा हूं। वैसे स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं शॉर्ट टर्म बेसिस की बात कर रहा हूं कि भाई आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, ये भी आपके लिए जो है क्या कहते हैं करंट एसेट है आपका। अब बात क्या होती है, जब भी आप किसी को लोन्स या इस तरीके की चीजें देते हैं, वहां पे भी ये चीज आपके ऊपर लागू हो जाती है, वो भी आपका करंट एसेट है क्योंकि आपको पैसा वापसी मिलना होता है। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो सारे एक साल से ज्यादा के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड के ऊपर जो है आप देखो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक जमीन है, आपने खरीद के रख ली, आपने जो है 50,000 की खरीदी, अब वो 1 लाख की हो गई। टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जनरेशन हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। दैट इज नॉन करंट एसेट, बट अ फिक्स एसेट जिसकी एक वैल्यू है, जो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। आपके फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, अब आप देखो, ये आपके लिए एसेट हैं। आप हर 2 महीने बाद इसको चेंज नहीं करोगे, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देगा कि भाई आपने अपनी ऑफिस में एक इन्वेंट्री सेटअप किया है, 3 साल 4 साल आपने उसको रन किया, दैट इज योर फिक्स एसेट। जितनी भी व्हीकल्स जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही हैं, सपोज करो फैक्ट्री से माल बनने से लेकर आप सप्लायर तक, रिटेलर तक पहुंचा रहे हो, वो व्हीकल्स जितनी भी यूज हो रही हैं, जिसमें आपकी गाड़ी हो गए, ट्रक्स हो गए, कार्गोज हो गए,
वो सारी चीजें आपके एसेट हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का हम जिक्र कर चुके हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेसिकली स्टॉक्स में आप 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, या बॉन्ड्स में आप करते हैं, तो ये आपके फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने बात की है एसेट्स के अंदर अब टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक पहचान है क्या कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यानी कि कोई एक लैंड होगा, ठीक है, कोई बिल्डिंग होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर हम जो चीजें बना रहे हैं उसके लिए कोई मशीनरी यूज होती होगी, इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। हम कस्टमर से जो है राब्ता कर रहे होंगे, टेलीफोन्स होंगे हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे, टेक्नोलॉजीज होगी जहां पे हम अपना डेटा इनकर कर रहे होंगे। ये सारी चीजें जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस में मौजूद होना। टेंजिबल का अगर बेसिक मीनिंग समझें, द थिंग्स विच वी कैन सी, टच, दैट इज known as a physical existence of that particular product, लैंड आपके सामने एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के फॉर्म में मौजूद है। आपका कैश भी आपका जो है टेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो भी उसकी भी एक फिजिकल फॉर्म है। वेयर इज नॉन टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल की बात जब होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट्स बेसिकली क्लिक ऑन, बेस्ड ऑन इमोशंस, या ऐसी चीजें जो एक आप ऐसा देखो, आपके अगर ब्रांड की एक इमेज क्रिएट कर देते हो कस्टमर के माइंड में, दैट इज ऑल्सो योर इंटेंजिबल एसेट। आपका अगर जो है कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छा इमेज होगा तो वो आपका प्रोडक्ट जाहिर सी बात है दोबारा खरीदेगा। तो ये भी तो आपके लिए एक एसेट जनरेशन है, क्योंकि वो आपके गुड्स को जो है फोकस कर रहा है, और आपका गुड क्या है आपके लिए, एसेट है। आपके पेटेंट्स हो गए, आपके कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, या आपके जितने भी बिजनेस के राइट्स हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज योर इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, उसके बाद हम लाइबिलिटीज जिक्र कर चुके हैं, अब इक्विटीज की हम एक बात करते हैं। इक्विटीज के अंदर जो है दो तरीके की इक्विटीज होता है। सबसे पहले इक्विटीज का अगर कॉन्सेप्ट देखो, इक्विटीज के अंदर आपके बेसिकली आते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी का शेयर ओन करता है। आपके बिजनेस के अंदर जितने भी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, या एक कंपनी के अंदर जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन रिटर्न जैसे हमने बात की, वो प्रॉफिट्स भी उन बेसिस पे ले रहे होते हैं। अच्छा, इक्विटीज बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है जो क्लेम करता है ओनर, किसके अगेंस्ट में, अपने इंटरप्राइज के अगेंस्ट में, अपने बिजनेस के अगेंस्ट में। कैसे, एक तो उसने एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, दूसरा ये, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट्स जो हैं जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके अंदर उसका शेयर आ जाता है। मिसाल की बात है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि 40% शेयर अगर किसी बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूं, इन रिटर्न जब उस पर प्रॉफिट्स होंगे तो 40% प्रॉफिट का हिस्सा वो मेरा होगा, दैट इज नोन एज माई इक्विटी। अच्छा, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, ओनर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स इक्विटी की। अब देखते हैं ये ओनर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स इक्विटी क्या होती है। ओनर्स इक्विटी के अंदर बेसिकली आपके आ जाते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर्स, जिसके अंदर आपकी जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, ये सारे दे कैन बी योर शेयर होल्डर्स, जो एट द एंड। सर इक्विटी का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दे, चलिए ठीक है मैं दोबारा बता देता हूँ इक्विटी का, एक मिनट मैं इक्विटी आपको दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा देखो फरीन, इक्विटी के लिए हमने ये बात की है, इक्विटी बेसिकली ये होता है जो आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप जाहिर सी बात है कोई आप अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो एक बैंक है, बैंक के अंदर आप जो है पैसे रखवाते हो, जैसे सिंध सेविंग सेंटर वगैरह, ऐसे आप मिसाल ले लो, उसके अंदर आपने जो है अमाउंट रखवाई, महीने के बाद आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपने पैसा वहां पे सेव करवाया, ठीक है। अब आप जरा ये देखो बिजनेस फॉर्म में, बिजनेस के लिहाज से इक्विटीज वो सारे इंटरेस्ट हैं जो आप बीइंग क्लेम करते हो एज एन ओनर, ओनर अगेंस्ट किसके,
एक इंटरप्राइज के, एक कंपनी के। कैसे? कैपिटल फॉर्म में, चाहे रिजर्व फॉर्म में। कैपिटल फॉर्म में कैसे? प्रॉफिट्स के फॉर्म में। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, मैंने जो है इस बिजनेस के अंदर सपोज करो 40% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने इस बिजनेस के अंदर 20% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक थर्ड पार्टी है जिसने 30% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन रिटर्न सपोज करो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, उस 100 रुपए में से 40% इक्विटी मेरी है, 40% शेयर मेरा होगा प्रॉफिट का, 20% आपका होगा, 30% जिस थर्ड पार्टी ने इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा। दूसरा किस फॉर्म में होता है? दूसरा रिजर्व्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, जो आपके एसेट्स होता है। अब आपने एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, आप ये देखो आपने कुछ शेयर्स परचेज किए हुए होते हैं कंपनी के लिए जो आपको बेनिफिट्स दे रहे होता है, उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट जनरेशन हो रहा होता है, दैट इज नोन एज योर इक्विटी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी के ऊपर कि आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपको प्रॉफिट जनरेशन होता है या अगर लॉस भी बेयर होता है, तो यू विल आस्क फॉर दैट कि भाई मेरा शेयर इसमें इतना परसेंट बनता है और आप मुझे ये पे करोगे। नाउ इज इट क्लियर? ओके सर, गॉट इट, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, जहां पे हम शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की बात कर रहे थे, शेयर होल्डर्स तो अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, ये आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्क बेयर करते हैं अगर मनी लॉस भी हुआ। मतलब बिजनेस को अगर लॉस हुआ तो भी ये बेयर करेंगे, लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि 40% के हिसाब से लॉस मैं बेयर करूंगा क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी थी। अच्छा, ये मेंबर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं कि ये आपके मेंबर्स नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के, ना ही आपका प्रॉफिट शेयर करते हैं और ना ही ये आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये होते कौन है? ये वो होते हैं जो आपको लोन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक। अच्छा, बैंक क्या है? बैंक, आप सपोज करो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आप चाहते हो बैंक के पास, बैंक आपको देती है लोन, उस लोन से आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो। इन रिटर्न बैंक आपका क्या है? बैंक आपका शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन बैंक को वो आपको पैसे तो देने हैं ना, तो पैसे आप किस फॉर्म में दोगे? जाहिर सी बात है, बैंक उसके ऊपर आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अमाउंट चार्ज करेगा, तो यू आर क्रेडिटर। आप क्रेडिटर कैसे हो? क्योंकि आपको बैंक को वो पैसा लौटा कर देना है, और बैंक आपको वो पैसा किस तरीके से दे रहा है? इन फॉर्म ऑफ लोन्स, कि आप जो है मुझसे लोन ले रहे हो और इन रिटर्न मुझे इन्वेस्टमेंट, जितना आप मुझसे पैसा ले रहे हो इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड करके दोगे इतने टाइम बाद। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अच्छा, अब हम जिक्र करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की। तीन तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मर्चेंडाइजिंग और तीसरा सर्विस। अच्छा देखें, जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये होता है कि भाई आपके पास तीन तरीके की जो है चीजें होती हैं। एक आपके पास आपका रॉ मटेरियल हो गया, जब उसको आप प्रोसेस करते हो तो वो सेमी फिनिश फॉर्म में आता है, और चौथा होता है फिनिश फॉर्म, तीसरा होता है फिनिश फॉर्म। अब देखो ये होता क्या, आपने सप्लायर को बोला कि भाई मुझे एक फला प्रोडक्ट बनानी है, आप मुझे उसके लिए ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है मुझे ला कर दे दो। सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देता है। अब आप क्या करते हो? उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो कुछ बनाने के लिए। जैसे ही वो प्रोसेस की स्टेज में जाता है तो आपका गुड, जारी सी बात है, ट्रांसफॉर्म होने की शक्ल में चला जाता है। अब उस पर वर्क हो रहा होता है, इसीलिए वो सेमी फिनिश फॉर्म में, क्योंकि वो ऐसा गुड तो नहीं है ना जिससे आप कल को मार्केट में निकालो आप उसे बेच सको, वो अधूरा है, अभी बन रहा है, तो दैट इज इन सेमी फिनिश फॉर्म। फिनिश फॉर्म क्या है? जब वो गुड बन जाएगा, एफएमसीजी गुड है या कोई भी गुड है जो कंज्यूमर के लिए अब अवेलेबल है, रेडी फॉर सेल पर्पस, तो दैट इज योर फिनिश गुड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप ये एग्जांपल लो। ठीक है, उसके बाद अब मर्चेंडाइजिंग की हम एग्जांपल लेते हैं।
मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने पहले पीछे क्या जिक्र किया, ये सेल पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। रीसेल पर्पस से मुराद ये कि मैं फिनिश गुड खरीद रहा हूं ताकि उसे दोबारा बेच सकूं। जैसे कि मैंने उर्दू बाजार से जाके मैंने पेंसिल्स का पूरा केस खरीदा है और मेरे पास शॉप पे एक आता है कस्टमर, वो मुझसे मांगता है 2 पेंसिल्स और मैं उसे 2 पेंसिल्स सेल आउट कर देता हूँ। तो मैंने उर्दू बाजार से जाके जब वो बल्क में चीज़ खरीदी, मुझे सस्ती पड़ी और मैं उसको दोबारा बिजनेस कर रहा हूँ उसका रीसेल पर्पस, ये मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस हो गया। लेकिन अब मर्चेंडाइजिंग के अंदर आप इन 3 चीज़ों को कैसे देखोगे? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब रॉ मटेरियल आपका क्या कहते हैं, इन्वेंट्री आपने बनाया, आपका ईयर एंड आ गया, सपोज करो आपका ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे क्या होता है, हर बिजनेस अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हर चीजों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके उसकी फाइनलाइजेशन कर रहा होता है। अब हुआ क्या, जितनी इन्वेंट्री आपकी यूटिलाइज हो जाती है, जितनी इन्वेंट्री यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन वो बिक नहीं पाती, बेशक वो फिनिश फॉर्म में हो, बेशक वो फिनिश फॉर्म में हो, ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक मिनट अभी देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, आप शुगर केन लेते हो मार्केट से। शुगर केन का पर्पस क्या है, मुझे चीनी बनानी है, चीनी बनानी है। आपने क्या किया, शुगर केन खरीदा, शुगर केन हो गया आपका रॉ मटेरियल। शुगर केन प्रोसेस करने के लिए गया, आपका ईयर एंड आ गया, साल की एंड की जब एंट्री बनेगी आप बताओगे कि इतनी इन्वेंट्री हमारे पास अभी बची हुई पड़ी हुई है। वो कौन सी इन्वेंट्री होगी, जो यूटिलाइज ही नहीं हुई होगी। एक चीज हो गई वो। दूसरी चीज, आपकी यूटिलाइज हो भी गई लेकिन बिकी नहीं, तो इसका मतलब उस शुगर केन को जब आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उस शुगर केन का जितना हिस्सा बच गया, मतलब जितना हिस्से से मुराद ये, आपने 100 शुगर केन खरीदे रॉ मटेरियल के फॉर्म में, 50 शुगर केन प्रोसेस हो गए, 50 नहीं हुए, तो वो 50 आपकी बची हुई इन्वेंट्री कहलाएगी। 50 प्रोसेस हो गए, लेकिन वो उसमें से 30 ऐसे थे जो फिनिश फॉर्म में, फिनिश फॉर्म में यानी कि क्या, आपकी चीनी बन गई या आपने उसमें से जूस बना लिया, तो ये फिनिश फॉर्म में, लेकिन ये अभी तक बिके नहीं है, तो ये आपकी जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री आ जाएगी। और एक वो होती है जो सेमी फिनिश फॉर्म में, मतलब आपने उसे बनाने के लिए छोड़ दिया, वो ऐसी हालत में है ही नहीं कि ना वो फिनिश गुड है, ना तो उसका चीनी बना है, ना तो वो शुगर केन की फॉर्म में, वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है एक सेंटर पोजीशन में, दैट इज अ सेमी फिनिश गुड। ठीक है। अब जब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई, हमने बताया कि आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, या और भी कोई सर्विस जो है, जैसे होटल्स के अंदर आप देखो आपको सर्विस मिल रही होती है, तो उसके लिए भी आप उस अगेंस्ट भी पे कर रहे होते हो। तो ये सारी सर्विस जो है एज सच, इसमें कोई इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं आता सर्विस के अंदर। इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, एक मर्चेंडाइजिंग के अंदर आता है। मर्चेंडाइजिंग का मेन कॉन्सेप्ट रीसेल ऑफ द एफएमसीजी गुड, आप ऐसा समझ लो, या कोई भी ऐसा गुड समझ लो जो फिनिश फॉर्म में होता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने जिक्र किया रॉ मटेरियल से लेके टिल उसको फिनिश फॉर्म में लाने तक का पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कपड़ा बनाना, उससे टी शर्ट बनाना, शर्ट बनाना, उसको पूरा फाइनल हालत में लाना, पूरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, 3 तरीके के जो बिजनेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं? अच्छा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है ये, वाउचर्स के ऊपर। बिजनेस के अंदर अगर हम वाउचर्स का कॉन्सेप्ट देखें, तो वाउचर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाउचर्स बेसिकली एक आपके पास एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। किस चीज का प्रूफ होता है, एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो ट्रांजैक्शन ये होती है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आप मेक करते हो, या तो आप किसी को पैसे देते हो, आप उससे जाहिर सी बात है पैसे दोगे, यानी कि आप उससे कोई चीज खरीदोगे तभी उसको पैसे दे रहे हो, तो इसकी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो उस ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस होना, किस फॉर्म में वो एविडेंस होगा, यकीनन आपके पास कोई रिसीप्ट होगी या कोई ऐसी चीज होगी, दैट इज नोन एज योर वाउचर। ठीक है। अब वाउचर जो है वो फर्दरली 2 हिस्सों में कैटेगराइज होता है, एक अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो इससे कहते हैं कच्चा खाता कहते हैं, या आप ऐसे देख लो एक रजिस्टर होता है। आप रजिस्टर के अंदर सिर्फ एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो कि भाई हुआ क्या कि मैंने इस बंदे को इतना माल दिया और इन रिटर्न मुझे इस बंदे ने इतने पैसे दिए, मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली अपने पास।
या किसी से मैंने इतना माल उठाया और मुझे उसको इतने पैसे देने हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने अपने पास लिख कर रख ली ताकि मुझे याद रहें, दैट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने चीजों को रिकॉर्ड कर ली, एक रॉ फॉर्म में ही समझ लें, किसी फॉर्मेट में नहीं, एक रॉ फॉर्म में बस चीजों का मेरे पास रिकॉर्डिंग्स होना कि मुझे याद रहे कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या अकर हुई हैं। समझ रहे हो? तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। सोर्स यानी कि एविडेंस आपका जो है। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर क्या आता है कि अब आपकी ये सारी चीजें अकाउंटिंग के फॉर्मेट में प्रोसेस हो रही होती हैं। कैसे? अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर डेबिट एंड क्रेडिट का। आपके डेबिट एंड क्रेडिट के वाउचर्स जो हैं, अब आपने जो सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो एंट्रीज रिकॉर्ड की कि भाई इतना माल मैंने इसको बेचा और इन रिटर्न मुझे इतना माल बेचने के बदले इससे इतने पैसे जो है लेने हैं, या इतना माल मैंने इससे खरीदा और इस माल को खरीदने के बदले मुझे इतना पैसा इसको देना है। तो फिर क्या होगा, ये सारी एंट्रीज क्या इसमें से डेबिट है, कौन सा डेबिट साइड पे जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीजें मैं अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करूंगा सॉर्ट करके। दैट इज दे आर नोन एज अकाउंटिंग वाउचर्स। अजान पोस्ट ले लेते हैं 2 मिनट। ओके, तो यहां तक आई होप आपको अभी तक चीजें क्लियर होंगी कि हमने क्या बात किया। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर हम सारी चीजें रिकॉर्डिंग के बेस पे रखते हैं कि हमें सारी चीजें याद रहें कि क्या ट्रांजैक्शन अकर हुई हैं रॉ फॉर्मेट में। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर्स की जब बात आती है तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं सॉर्ट करके। किसमें से? सोर्स डॉक्यूमेंट में से, कि इसमें से कौन सी एंट्री हमें डेबिट साइड पे डालनी है, कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड पे डालनी है। ठीक है? अब आप देखो, अकाउंटिंग वाउचर्स को मैंने सब कैटेगराइज किया है दो और कैटेगरीज में, एक कैश वाउचर्स में, एक नॉन कैश वाउचर्स में। कैश वाउचर्स में सारी वो चीजें आती हैं जो आपको कैश फॉर्म में जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने किसी से माल खरीदा और आपने उसको पे किया इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश वाउचर। अगर आपने जो है किसी को जो है किसी ने आपको जो है पेमेंट किया, आपने किसी से पेमेंट रिसीव किया, उसका जो पूरा डेटा है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे कैश वाउचर में, क्योंकि आपके पास पैसा आया। जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर हुई है कैश फॉर्म में वो सारी रिकॉर्ड होंगी कैश वाउचर्स में। वेयर एज नॉन कैश वाउचर्स में क्या चीजें आएंगी, जहां पे कैश की एग्जिस्टेंस ना रही हो। तो क्या एग्जांपल्स रह सकती हैं इसकी? फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रॉमिस नोट। प्रॉमिस नोट ऐसे कि भाई आपने मुझसे माल खरीदा, आप मुझ एक प्रॉमिस नोट पे ये डील करते हो कि भाई 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। इस बेसिस पे आपका एक वाउचर जनरेट होता है। दैट प्रॉमिस नोट विल बी योर नॉन कैश वाउचर। ठीक है? आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन का होना, दैट इज नोन एज योर नॉन कैश वाउचर। यहां पे आप देखोगे क्योंकि आपने कोई कैश तो पे नहीं किया ना, आपने ट्रांजेक्शन कैसे अकर की है, एक कार्ड के फॉर्म में की है। ठीक है? तो जहां पे कैश का फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद ना होना, कैश के जरिए ट्रांजेक्शन का ना होना, वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी नॉन कैश वाउचर्स के अंदर। तो that is the whole concept of the basic accounting terms which I have explained in today's session. I hope ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, आपको अब अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है बता सकते हैं।
4 मिनट का टाइम है हमारे पास अभी। अच्छा, फरीन इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट क्लियर। चलिए फरीन, मैं आपको ये दोबारा से नॉन कैश वाउचर का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देता हूँ। नॉन कैश वाउचर के अंदर हमने बताया कि सारी वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं हो रही होती। मिसाल की बात, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हो, वहां पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। या कोई प्रोमिसरी नोट जिसपे आप ये बोलते हो कि भाई मैं आपको 1-2 महीने बाद इस चीज की पेमेंट कर दूंगा, एक एग्रीमेंट आपका बना, एक बिल, एक नोट आपका बना, उसके जरिए आपने ट्रांजेक्शन अकर की, दैट ऑल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है, और कैश वाउचर्स में हमारी सारी वो चीजें रिकॉर्ड होंगी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ कैश के थ्रू पेमेंट हुई होगी। किसी से माल लिया, उसको कैश में पेमेंट किया, किसी को माल दिया और उससे जो है कैश के फॉर्म में हमने डील किया। ठीक है, अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे मेंशन कर दें, बाकी टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है अब। एनी क्वेश्चंस अगर किसी को हो? अच्छा, नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। और ये है कि मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला हूँ जहाँ पे इस तरीके के मल्टीपल और सेशंस हम लोग जो है वो करते रहेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि हम लोगों को और ज़्यादा जो है बता सकें चीज़ों के बारे में। और जिन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें मुश्किल लगती हैं तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस उसके ऊपर भी हम बनाते रहेंगे। एज़ पर योर रिक्वेस्ट, एज़ पर योर डिमांड, जो चीज़ें आप चाहोगे उस तरीके की चीज़ें मैं कंटेंट जनरेशन करूँगा अपने पेज पे। तो ये एक छोटा सा मेरा एक इनिशिएटिव था सोसाइटी कॉज के लिए। आई होप आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट करोगे। और ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही जल्द जो है क्या कहते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक अभी क्रिएट करूँगा, मैंने क्रिएट किया नहीं है, वहाँ पे पोस्ट करूँगा। देन आपको मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा, तो आप उसे प्रमोट भी काइंडली कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, और ये है कि उसे फिर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।